हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो कुछ मिक्स क्वेश्चंस पर बेस्ड है। आज 9 से 10 क्वेश्चन अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी एग्जाम में हाल ही में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं P और Q का लसय और मसय क्रमशः कैपिटल P और कैपिटल Q है। यदि P माइनस P कैपिटल P माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल q माइनस कैपिटल Q हो तो इसके आगे का मतलब है कि इसमें संबंध बताना है। P और Q में क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि फर्स्ट जो नंबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। सबने पढ़ा हुआ है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होगा एलसीएम और HCF के गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि पहली संख्या क्या है, यहाँ पे P है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, Q है। ये स्मॉल p और स्मॉल q है, ठीक है ना, स्मॉल p और स्मॉल q बराबर यहाँ पे इसका HCF और LCF भी दे रखा है। HCF कितना है, HCF है इसका Q और बड़ा P। ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है अपन को, एक तरह से बड़ा P और बड़ा Q बराबर है छोटा P और छोटा Q के। ठीक है, ये दे रखा है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है कि बड़ा P माइनस छोटा P बराबर है Q माइनस बड़ा Q। ये भी दिया हुआ है, गिवन है। यहां से तो अपन ने ये निकाल लिया और यहां से अपन को ये दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े को एक तरफ ले लिया, P प्लस Q और Q प्लस P। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब देखो क्या है कि PQ और QP अपने पास गुणा में है, तो गुणा में ये कब आएंगे, जब मैं इनका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं। तो दोनों तरफ मैंने इसका होल स्क्वायर किया, ये देखिए होल स्क्वायर किया, तो ये क्या हो गया, देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। 2PQ बड़ा बड़ा है ना, बड़ा P और बड़ा Q, और वहां पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, इस तरह से हो जाएगा। आपको देखो एक चीज ये पता है कि PQ बराबर है PQ के, यानी बड़ा PQ बराबर छोटा PQ, तो यहां से ये 2 वाला कट गया। तो आपस में सिर्फ संबंध क्या आ गया, संबंध ये आ गया कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के। तो इस तरह का संबंध आपके ऑप्शन में दिया हुआ था और यह आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। समझ में आ गया? उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF और LCM के। अपन को ये दिया हुआ था कि क्या क्या है, HCF क्या है, LCF क्या है, LCM क्या है और संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी गिवन था कि P माइनस P बराबर Q माइनस Q। तो अपन ने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया। क्यों किया, क्योंकि अपन को गुणा वाला संबंध अपन को निकालना था। तो गुणा वाला संबंध निकल गया, अपने दोनों को काट दिया, आमने सामने कट गया और इस तरह से ये रिलेशन निकल के आ गया जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये लग गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको किसी भी कमरे की कभी भी टाइल्स की संख्या पूछे, टाइल्स की जब संख्या पूछता है तो आप क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू, सबसे पहले तो उसका पूरा जो फर्श है उसका क्षेत्रफल यानी कि फर्श का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। ठीक है, ये इस तरह से निकाला जाता है n यानी क्या है, यहाँ पे टाइल्स की संख्या है, कम से कम कितनी टाइल्स चाहिए होगी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि फर्श का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, लेकिन एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, यही दिक्कत है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे, पूरा एक कमरा होता है उसके अंदर टाइल्स लगी हुई होती है, तो यहां से लंबाई और यहां से अगर चौड़ाई को अपन मेजर करें यानी कि 68 और 51, ये दोनों चीजें क्या दे रखी है आपको, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब इसके अंदर से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए जो आपका क्या हो जाएगा, एक टाइल की लंबाई हो जाएगी या उसकी भुजा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है भाई। टाइल्स कैसी होगी, टाइल्स ये वर्गाकार होगी, स्क्वायर के रूप में होगी, तो अपन को इसकी एक भुजा चाहिए, एक साइड मिल जाएगी तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो इसके बीच में ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि 68 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ
17 इंटू 3, तो यानी कि इनका HCF क्या आ गया, 17 आ गया। तो मैं ये कहूंगा कि एक टाइल है ना, एक टाइल की जो साइड है वो कितनी आ गई, 17 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 17 मीटर आ गई। तो इस फॉर्मूला में आप फिट कर सकते हैं आराम से। कैसे फिट करेंगे, फर्श का क्षेत्र देखिए 68 इंटू 51 लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल क्या है, स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17, 17 क्या है, अभी इसकी साइड निकली थी, तो देखो क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, यानी कि 4 3 जा 12। ये 12 क्या है, टाइल्स की संख्या है। आपका n क्या निकल के आ गया दोस्तों, 12 निकल के आ गया। कितनी कम से कम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, 12 टाइल्स की आवश्यकता होगी। कैसे निकाला मैंने, n इज इक्वल टू फर्श का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया। समझ में आ गया। और एक टाइल की साइड मैंने कैसे निकाली, इन दोनों में से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, जो कि आया अपने पास 17 मीटर, और 17 मीटर क्या हो गया, एक टाइल की साइड हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है कि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या होगा। ठीक है, यही देख रहा है, यही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या है कि a/b बराबर b/c बराबर c/c दे रखा, c/17 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इनको सबको बराबर रख दो k के, ये सब बराबर है तो बराबर रख दिया k के। यहां से a बराबर कितना आ गया 3k, b बराबर कितना आ गया दोस्तों 4k, और c बराबर कितना आ गया 7k। ठीक है, ये सब आप समझते होंगे कि मैंने क्यों किया। ठीक है ना, तो a की जगह रख दो 3k, प्लस b की जगह रख दो 4k, c की जगह रख दो 7k, अपॉन c क्या है 7k। तो कितना आ गया 7 और 4 11, 11 और 3 14k, अपॉन 7k, k से k कट गया, 7 से ये 2 बार कट गया, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक संख्या 2 3 5 8 3 ए बी, लास्ट में ए बी दिया हुआ है, 80 से पूर्णतया विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान बताइए। यानी कि अपन को a और b की पहले वैल्यू पता लगानी है, फिर अपन को a माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले संख्या लिखो क्या है 23 58 3 a और b। ठीक है, और कह रहा है कि 80 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है, तो 80 से विभाज्य है। अगर 80 से ये डिविजिबल है तो मैं कहूंगा कि 8 और 10 दोनों से डिविजिबल होगी। ये संख्या 8 और 10 दोनों से डिविजिबल होगी। तो ये सबसे पहले आप ये देखिए कि 10 से डिविजिबल कब होगी, कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होगी, जब उसके लास्ट में अंक 0 होगा। समझते हैं इस बात को आप, कि अगर इस b की जगह 0 होगा तभी ये 10 से विभाज्य होगी। समझते हैं ना आप इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू तो अपने पास 0 आ चुकी है। समझ में आ गया कि 10 से विभाज्य कब होगी, जब किसी डिजिट का, यानी ये पूरी की पूरी संख्या का, जब भी किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा, तभी क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई अपने पास 0। अब आता है कि 8 से डिविजिबिलिटी का जो देखने का है रूल क्या है। क्या रूल है भाई, रूल ये है कि अंतिम 3 अंक जो उसके लास्ट 3 डिजिट है ना, ये वाले, ये जो लास्ट 3 डिजिट है 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 83a है, अपॉन अब किसके 8 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके अपन को a की वैल्यू पता लगेगी कि इस a की जगह ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो कि 8 से इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर देगी अगर a की जगह ऐसी कोई संख्या आ जाए। तो देखो आपका मन में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि आपने ये b क्यों लिया। b इसलिए लिया क्योंकि भाई b यहां पर खत्म कर दिया अपन ने, 0 आ गया इसकी जगह, तो अपन को इसके बाद की 3 संख्याएं लेनी है। अगर आप b को लेकर भी करते हैं तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन अपन को सही आंसर लाना है ना अगर, क्योंकि देखो इसमें तो आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन और आता है तो अपन को उसमें b भी अगर अपन ने ले लिया लास्ट वाली संख्या तो गलत हो जाएगा। इसलिए कि लास्ट के 3 अंक ले लीजिए, 83a यानी 83a के अंदर 8 का भाग लगाइए। तो मैंने देखा कि 8 दाई का 80, यहाँ 3 बचता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मैं पूरा डिविजिबल हो जाए। देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 32 होना चाहिए, तभी 8 4 जा 32 होगा, यानी कि a की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात, अब इस बात को समझिए कि a की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो a की वैल्यू हो गई अपने पास 2, b की वैल्यू हो गई 0, तो a माइनस बी पूछ रहा है,
तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इस तरह से क्वेश्चन CHSL में पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या था कि इतनी बड़ी संख्या थी, उसके अंदर बोल रहा था कि 80 से पूर्णतः विभाजित है। 80 का मतलब है 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए 10 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब लास्ट वाला डिजिट 0 हो जाएगा। अब जब लास्ट वाला डिजिट अगर 0 हो गया है तो b बराबर 0 मिल गया। अब 8 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने का एक रूल है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसको पकड़ो और 8 से भाग लगा के देखो, आपके पास जो आंसर आएगा वही उसकी संख्या हो जाएगी लास्ट वाली। मतलब जो भी कहीं पे मिस हो रहा होगा ना, वो मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि मैं अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ, a की जगह 2 रखता हूँ तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह 2 रखा, b की जगह 0 रखा, आंसर आपका 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कियां एवं 15 लड़के हैं एवं संपूर्ण कक्षा का औसत वजन है 47 सही 7/15। ठीक है, लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो लड़कियों का लगभग औसत वजन कितना होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप बॉयज और यहाँ पे लिख दीजिए गर्ल्स। ठीक है, बॉयज कितने अपने यहाँ पे 15 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है 30 है। अगर मैं इसका अनुपात लेता हूँ तो 1:2 हो जाता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो संख्या का अनुपात है वो 1 और 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि औसत वजन 47 सही 7/15 है, 47 होल 7/15। ठीक है, तो अब 58 किलोग्राम किसका है दोस्तों, ये है अपने लड़कों का। तो इस बॉयज के नीचे लिखो 58, गर्ल्स का पता नहीं है तो x। ठीक है, औसत अपने पास दे रखा है यानी कि एवरेज 47 सही 7/15, ये आपका एवरेज है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। 58 को 1 से गुणा करो, 58 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, इनका औसत कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। भाई संख्या कितनी है टोटल 3, ये औसत। तो ये औसत किसके बराबर है भैया, दिया हुआ है 47 सही 7/15 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो 3 वहां पे गुणा हो जाएगा, तो मैं यहां से इस 3 को हटा देता हूं, ये देखो, और यहां पे 3 से गुणा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 58 प्लस 2x बराबर, ये देखिए इसको हल कैसे करेंगे, 47 को 3 से गुणा करेंगे प्लस 7/15 को 3 से गुणा करेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। आप इसको गुणा करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 47 से 7/15 का मतलब होता है 47 और 7/15 प्लस में है, तो इसको दोनों को 3 से गुणा कर दिया। चलो अब देखो 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा 7 21 का 1 2 4 12 12 और 2 14, सही है। ठीक है, माइनस 58 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 5 15 यानी कि 7/5, सही है। तो ये घटा दो, देखो 11 में से 8 गया तो 3 और 13 में से 5 गया तो 8, 83 प्लस 7/5। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 नीचे इसके जाएगा और इसके नीचे भी 1/2 चला जाएगा, सही है ना, ये 2 जाएगा। तो यहां से इसको काटो, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 5 10 41.5 और ये हो जाएगा 7/10 यानी कि 0.7। ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12 का 2 1 2 42.2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42.2 किलोग्राम आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लड़कियों का औसत वजन है, कितना है 42.2। आंसर देख लेना, सही है ना, 7 और 5 12 का 2 1 इसको दिया 2, बिल्कुल सही है। 42.2 kg क्या आ गया, लड़कियों का औसत द्रव्यमान आ गया, औसत वजन आ गया, सॉरी। ठीक है, चलिए सही है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं थी। अपन ने क्या किया, इसमें वेटेज वाला वो लगा दिया मेथड, 58 इंटू 1 2 इंटू एक्स अपॉन 3 था, 3 को वहां पे गुणा कर दिया, बस फिर कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 750 रुपए को x, y और z तीनों भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 का जो अनुपात है वो 5 4 और 3 है, तो y का हिस्सा बताइए। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 750 रुपए टोटल है, क्या है 750 रुपए टोटल है, x, y और z में इस प्रकार से बांटा है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15। ठीक है, इसका जो अनुपात दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 5 4 और 3, इस तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x - 5 को आप रखो 5 के बराबर, y - 10 को रखो 4 के बराबर और z - 15 को रखोगे 3 के बराबर। लेकिन आप क्या डायरेक्ट अनुपात के बराबर रख दोगे, नहीं। तो देखो क्या करोगे कि x - 5 इज इक्वल टू 5 के और
y माइनस 10 इज इक्वल टू 4k। मैं यहाँ पे k से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि वो रेशो है, अपन इसको किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तो ये पूरा नंबर बन जाएगा, ठीक है। और ये सब आप जानते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। z माइनस 15 इज इक्वल टू 3k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से क्या निकालना है अपन को, x माइनस एक्स वाई और z का मान निकालना है। तो यहाँ से x बराबर आ गया, देखो 5k प्लस 5 दिख रहा होगा आपको, और y का मान आ गया 4k प्लस 10, और z का मान आ गया 3k प्लस 15, ठीक है। यहां से निकल के आ गया। टोटल रुपए कितने हैं, 750 रुपए हैं। तो इन तीनों को जोड़ लो, 750 के बराबर रख दो, k का मान निकल के आ जाएगा। देखो क्या है कि 5k प्लस 4k 9k, 9 और 3 12k प्लस और कुछ है, हाँ है 10 से 5 15, 15 और 15 30 बराबर है 750 के। तो 12k बराबर 720 और k की वैल्यू आ गई आपकी 60। k की वैल्यू आ गई 60। अपन से क्या पूछ रहा है, y का हिस्सा। तो y का हिस्सा क्या है दोस्तों, ये रहा, क्या है 4, 60 को रखो यहाँ पे k की जगह प्लस 10, ये आपका आ गया y का हिस्सा। कितना आ गया, ये हो गया 240 प्लस 10 बराबर आ गया 250 रुपए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, सबसे इजी क्वेश्चन था, अपन को कुछ नहीं करना था यहाँ पर, बस रेशियो की जगह मतलब रेशियो को k से गुणा करके बराबर रखना था और आंसर आपका 250 आ गया है। y का हिस्सा कितना आ गया 250। इसी तरीके से आप x का हिस्सा निकाल सकते हैं, z का हिस्सा निकाल सकते हैं, आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 7वां क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a व b द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक है, यानी कि पॉलिनोमियल है, तो a अपॉन b प्लस b अपॉन a का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है दोस्तों। ये है, ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिलेटरल एक इक्वेशन है आपकी, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके जो दो शून्यक है, एक a है और एक b है, क्लियर है, a और b है। तो यहां पर आपको एक चीज याद होगी कि शून्यकों का योग, यानी कि जो इनका योग होता है वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। यहां पर b क्या है, देखो यहां पे a और b मतलब अल्फा और बीटा ले लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा और बीटा ले लो, ठीक है, a और b ना लेकर अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, सबने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा क्या होता है, गुणा c अपॉन a होता है, ठीक है, याद है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का b -1 अपॉन 6, और अल्फा बीटा यानी कि c अपॉन a, c क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है, अपॉन a है 6 यानी कि माइनस का 1/3। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना था, अपन को ज्ञात करना है अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, किसकी वैल्यू है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, देख रहे हो ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस तरह से आता है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा तो है ही नीचे। समझ में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैंने यहां से वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बस कुछ भी नहीं था, मैंने स्क्वायर किया और वहां से मान निकल गया। अब इनकी वैल्यू अपने पास पड़ी है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 है वो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, अगर यहाँ कर लें 1/6 हो गया, माइनस का था लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भैया, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, या लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 1/3, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 1/3। अब वैल्यू निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 2/3 अपॉन माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 बट्टा 15 बट्टा 18 इंटू 3 अपॉन माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी कि 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 5/2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है,
इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, आंसर आपका 5/2 आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपने खूब ये क्वेश्चन किए हैं, बस आपको स्पीड बढ़ानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 4 hours टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन calm वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर जो नाव है वो धारा के विपरीत चल के जाती है तो 8 घंटे 48 मिनट लेती है, लेकिन अगर धारा के साथ आती है तो 4 घंटे में पार कर लेती है। दूरी सेम है, वही है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपकी इसकी धारा बोट की चाल है और जल की चाल है उसका अनुपात बताना है और कुछ नहीं है। तो देखो क्या है, तो मैंने ये देखा कि क्या होता है, दूरी जो होती है स्पीड इंटू टाइम होती है। ठीक है, तो यहां पर दूरी बराबर है, दूरी जाना और आना बराबर दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी बराबर है तो स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम रखना है। तो स्पीड क्या होगी, एक बार तो धारा के विपरीत गया है, एक बार धारा के विपरीत गया है तो v माइनस यू। भाई देखो धारा के विपरीत गया है, रनिंग अपोजिट गया है तो कितने मिनट ले रहा है, टाइम ले रहा है 8 घंटे और 48 मिनट। 48 मिनट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8 घंटे 48 मिनट। ठीक है, चलो बराबर है, अब धारा के साथ आया है, धारा के साथ आया यानी कि v प्लस यू। समझ में आ रहा है, v प्लस यू क्या है, धारा के साथ चाल है, धारा के यानी कि अनुदिश, और ये धारा के विपरीत चाल है। इनटू टाइम कितना ले रहा है, मात्र 4 घंटे ले रहा है। दोनों की दूरियां बराबर कर दी मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, यहां से देखो क्या है, 12 तिया 48, 12 पंजे 60, सही है, सॉरी 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। यहां से हो गया ये 8 पंजे 40, 40 और 4 44, v माइनस यू 44/5 बराबर v प्लस यू इंटू 4। तो ये 4 से कट गया 11 बार, तो यहां पर आ गया v माइनस यू अपॉन v प्लस यू कितना 5/11। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, v और u का आराम से वो निकाल सकता हूं, क्या रेशो। कैसे निकलेगा v और u का रेशो, एक बार तो जोड़ लो, एक बार घटा लो, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, यानी योगांतर अनुपात। तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, और 11 में से 5 गया तो कितना, 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 8:3 आपका आ गया। एक तो इसका v और u का अनुपात आ गया। आंसर क्या आ गया, 8:3। कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों की डिस्टेंस को इक्वल कर दिया और अपन ने मान निकाल लिया। आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज की सेशन का, देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, ये से कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इज इन द नंबर आर इंटरचेंज्ड देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नंबर। यानी देखो ऐसे कह रहा है कि एक 2 अंकों का जो 2 अंकों की संख्या है उसका डिजिट उसने बदल दिया है। पहले तो उनके अंकों का जो अंतर है वो 7 था, अब कह रहा है कि जो अब अंकों को बदलने के बाद कितना होगा डिफरेंस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखो क्या है कि मैंने माना कि संख्या थी एक्स वाई, ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 2 अंकों की संख्या को अपन कैसे डिनोट करते हैं भैया, कैसे डिनोट करते हैं, 10x प्लस वाई से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। 10x प्लस वाई, ये तो इकाई का अंक हो गया y और दहाई का अंक हो गया 10x, यानी 10 से गुणा हो गया वो 10x प्लस वाई। ये क्या है, पुरानी वाली संख्या है। अब नई वाली संख्या क्या होगी, नई वाली संख्या होगी 10y प्लस एक्स, क्योंकि अंकों का जो स्थान है वो परिवर्तित कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो ये हो गई 10y प्लस एक्स, क्योंकि नई संख्या क्या हो जाएगी, yx हो गई इंटरचेंज करने के बाद, है ना। तो 10y प्लस एक्स हो गई। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि देखिए 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 10y में से y गया तो 9y माइनस 9x, तो 9 तो कॉमन आ गया, y माइनस एक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बात बताइए कि दोनों डिजिट का अंक अंतर कितना दे रखा था पहले, y माइनस एक्स कितना दे रखा था, 7 दे रखा था 7 दे रखा है ना भाई साहब। देखो 7 क्या दे रखा है, 2 डिजिट का अंकों का अंतर दे रखा है। तो यहां से मैं 9 को बस y माइनस एक्स की वैल्यू रखूंगा 7, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 63। तो आंसर आपका कितना बन गया, 63 बन गया। यही तो है इसका डिफरेंस। देखो डिफरेंस तो निकाला था अपन ने अभी, ये डिफरेंस तो यहाँ पहुंच गया 63। समझ में आ गया यहाँ पे 7 से गुणा क्यों किया, 7 से गुणा इसलिए किया क्योंकि y माइनस एक्स की वैल्यू अपन को पता थी 7। तो आज इस सेशन को अपन यहीं तक रखेंगे, आज की वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस थे आप इसको एक बार और कर लीजिएगा, प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी आपकी, और आने वाले सेशंस में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और मिलते रहेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।